बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और पहले फेज की 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक वोटर हैं। सबसे ज्यादा 1314 उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला ये वोटर्स करेंगे और पहले फेज में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है उनमें से एनडीए के 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल वोटिंग होनी है, ऐसे में सभी पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं। पटना से अक्षय राय की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं पोलिंग पार्टियों के द्वारा मतदान को लेकर। लगातार रवाना की जा रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को रवाना किया जा रहा है और ये सभी लोग मतदान स्थल पहुंचेंगे, बूथ संख्या के हिसाब से अपनी डिप्लॉयमेंट को जांचेंगे। वहां पर ईवीएम सेट की जाएगी और मतदान को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग और तमाम जो मशीनरी हैं वो लगी हुई हैं। बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसेस लगातार लगी हुई हैं। महिला बूथ के लिए अलग वाहन भी लगाए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं की जो संख्या है वो महिला बूथ के सहारे और बढ़ सकती है। अलग अलग स्पेशल तरीके से पूरी यहाँ पर चीज़ें डेवलप की गई हैं। इलेक्शंस ड्यूटी के लिए महिलाओं के साथ साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं और अपने साजो सामान के साथ कह सकते हैं कि 6 नवंबर और 11 नवंबर का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। और ऐसे में जो मतदान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोलिंग पार्टियां उसकी जान होती हैं। कैमरामैन शिवली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, गांधी मैदान, पटना। और बिहार के कई जिलों से हमारे संवाददाता इस वक्त पल पल की खबर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि कल फर्स्ट फेज में मतदान होना है, ऐसे में क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, कहां किस सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इसको लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे। पटना से हमारे साथ अक्षय राय और पटना से ही सर्वेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलेमपुर से अनुराग श्रीवास्तव और धनंजय मंडल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अक्षय आपके पास आएंगे, चूंकि फर्स्ट फेज का जो मतदान है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई वीवीआईपीओं की किस्मत कल ईवीएम में कैद होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन मतदान को लेकर कितनी तैयारियां। पटना की बात करें तो पटना में क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे पहले फेज के मतदान से पहले गूंज रहे हैं? और देखिए, इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है और सभी दलों ने, चाहे वो गठबंधन महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, सभी ने जो आजमाइश की है। अब तो वक्त आ चुका है कि जो मतदान है वो सही तरीके से संपन्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथ पर पहुँचें और उसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम यहाँ पर कोशिशें की हैं, तैयारियाँ की हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान है और ऐतिहासिक गांधी मैदान है। यहाँ से कई रैलियों के सहारे बड़े बड़े दल बनाए गए और ये जेपी आंदोलन का भी एक केंद्र रहा है। पटना का गांधी मैदान और पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना की जा रही हैं। अधिकतर चली गई हैं, लेकिन कुछ अभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है और तमाम संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, चाहे बूथ की बात की जाए या फिर उनको मतदान कर्मियों को मतदान स्थल पर पहुंचाया जाए। मैं थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। हालांकि अब बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको यहां पर अधिकारियों की गाड़ियां दिख सकती हैं। जो मतदान कर्मी हैं अभी भी धीरे धीरे मूव यहां से कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं गाड़ी के सहारे तैयारियों को अपने मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहां से जो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बजे से क्योंकि वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले ईवीएम को जांच करना और उसके बाद सही तरीके से जांच करा करके और मतदान सफल तरीके से संपन्न हो उसकी कोशिशें की जाएंगी और मतदान कर्मी लगातार मूवमेंट भी अब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 121 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो आरजेडी लगभग 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कांग्रेस 24 सीटों पर चुनावी मैदान में है और इसके अलावा सीपीआईएम जो माले की जो पार्टी है, वाम दल हैं, वो चुनावी मैदान में है। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट उनके बीच में कहा जा रहा है।
57 सीटों पर जेडीयू एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है और ठीक 48 है, सीटों यानी पर कि ये फेज काफी अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रत्याशी भी इसी फेज में है। 1314 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। आएंगे आपके पास धनंजय मंडल भी मुंगेर से हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय, फर्स्ट फेज के मतदान से पहले जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या कुछ यहां पर सियासी गणित बिगड़ेगा या फिर बनेगा? किसको फायदा हो सकता है इससे? इसमें सीधे फायदा बीजेपी को होने वाली है। देखिए, हम जहां पे मौजूदगी है, मुंगेर जिला है। मुंगेर जिला में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। उन्होंने जो तैयारी की है, जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो पहले तैयारी करता है, जब परीक्षा बैठती, कल तो परीक्षा की तिथि है, तो कितनी तैयारी की है वो तो कल उसको पेपर में लिखना पड़ेगा। जनता पेपर में लिखेगी और उसको पता चलेगा कि विधानसभा जाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये मुंगेर जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीनों जो सीट था, तीनों सीटों में उम्मीदवारों को बदला गया। पहले जो उम्मीदवार थे वो बदला गया है, पार्टी का सिंबल जिससे थे उसको भी बदला गया। तो अब जनता में जो रुझान है क्या है, तो कल मतदान होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो समीकरण दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो मुद्दा था, इंडस्ट्रियल का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, जो पलायन के मुद्दे थे, क्योंकि जितने भी बिहार में मैं घुमा सारे यही सब मुद्दा काम था। शासन की सरकार लोग चाहते हैं, जो गुंडा राज नहीं चाहते, तमाम मुद्दे हावी थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर कल मतदान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी का जो किस्मत है यहाँ पे दाव में है। और ये देखने वाली बात होगी तारापुर की जो जनता है वो क्या उनको विधानसभा भेजती है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कल 121 सीटों पे जो मतदान होगा, और ये मुंगेर के जो जिला है थोड़ा संवेदनशील इलाके में आता है, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाक चौबंद थोड़ा तस्वीरें भी दिखा देता हूं मैं, जहां पे मौजूदगी है मुंगेर जिला का मुंगेर विधानसभा सीट का है, जहां पे सुबह 7 बजे के बाद मतदान होगा। क्योंकि सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे जितने भी सुरक्षा बल है सभी तैनात की गई है। पुलिंग की जो पार्टी है सब आ चुकी है यहाँ पे। अब वो सुबह जब भोर में होगा तो तैयारी करेगा, और तैयारी करने में मॉक पोस्ट वोट होता है, उसके बाद लोग वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जो तस्वीर है देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगेर है जहां पे मेरी मौजूदगी है। यानी कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरी तैयारी है। सुरक्षा यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। आएंगे आपके पास। सर्वेश भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, पटना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के लिए पटना चुना। 14 विधानसभा सीटें हैं, भव्य रोड शो हुआ और उसके बाद पटना साहिब में उन्होंने मथा भी टेका। क्या कुछ यहां पर इस बार समीकरण में उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए, पटना की बात अगर करें तो पटना में 14 विधानसभा सीट है और इसमें कई सीटें पिछली बार महागठबंधन के खाते में गई थी। जैसे कि दानापुर की बात कर लें, मनेर की बात कर लें, मसौड़ी की बात कर लें, ये सीटें कहीं ना कहीं महागठबंधन के पाले में गई थी। और यही वजह है कि इस बार भी वो प्रदर्शन दोहराने की तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो तैयारियां हैं अगर चुनाव को लेकर देखा जाए तो कल जिस तरीके से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जैसा कि धनंजय बता रहे थे, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। कई बाहुबलियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, धूमल सिंह, अनंत सिंह जो हैं, ये लोग, हुलास पांडे, इनकी भी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो कई पूर्व मंत्री भी हैं और 3 पार्टियों के अध्यक्ष भी हैं। उमेश कुशवाहा हैं जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, आईपी गुप्ता हैं जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं, और रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन चौधरी, उनकी भी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो कई दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा कल दांव पे लगी हुई है और ईवीएम में उनकी कल किस्मत कैद हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे मुद्दे हैं उन मुद्दों की अगर बात करें तो पीएम मोदी जिस तरीके से आए उसमें एक उन्होंने फिजा जो है उसमें कहीं ना कहीं फिजा में एनडीए का रस घोल दिया है और लोग उनकी आरती उतारते हुए देखे गए। जिस तरीके से पीएम मोदी जब भी पटना में रोड शो करते हैं तो एक भारी हुजूम, एक भारी जनसैलाब देखने को मिलता है। इस बार भी वो देखने को मिला, निश्चित तौर पर उसका असर हुआ है। और पटना का जो शहरी इलाका है जहाँ पे बीजेपी हमेशा या एनडीए, यूँ कहें कि एनडीए जीतती रही है, तो वो जीत हासिल करने में इस बार भी ऐसा लग रहा है कि एनडीए कामयाब होगी, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेताओं का रोड शो, लगातार आप देखेंगे कि रेखा गुप्ता हो, मोहन यादव हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये तमाम ऐसे, योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों ने, दानापुर की बात कर ले, दानापुर में योगी आदित्यनाथ पहली सभा करने आए थे। तो इस तरीके से लगातार इन लोगों ने अपनी ताकत की मेहनत सभी दलों ने की है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे पटना, भव्य रोड शो हुआ। लेकिन अब चुनाव जीतेगा कौन, इसका फैसला
जनता को ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम सारी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। मधुबन, नरकटियागंज में जेपी नड्डा, गया जी और सासाराम में योगी आदित्यनाथ ने रैली की। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बौराम, अरवल और गया जी में रहीं। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। नड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत मधुबन की प्रसिद्ध गोढ़िया माई के नाम से की। जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एनडीए को बिहार के विकास का हीरो बताया। नड्डा ने हीरा का पूर्ण रूप समझाते हुए कहा कि एच का मतलब हाईवे, आई का मतलब इंटरनेट, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब एयरपोर्ट है। एनडीए का मतलब है हीरा। हीरा का मतलब एच फॉर हाईवे, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर रेलवेज, ए फॉर एयरपोर्ट। आज विकास के ये पहचान बन चुके हैं। आप बताइए, हाईवे रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाईवे देखा कि नहीं देखा? आपने एक्सप्रेसवे देखा है कि नहीं देखा है? नड्डा ने जनता को आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाते हुए सुशासन और जंगल राज के बीच में अंतर समझाने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में बिहार में बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी और एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ भी अपराध हुआ था, जिसमें लालू यादव ने कथित तौर पर अपराधियों को बचाया था। उन्होंने कहा कि जंगल राज का एहसास सुशासन आने पर हुआ। मैं यहां आया हूं तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, अगर लालटेन युग से तुमको छुटकारा मिला और आज आप एलईडी युग में आप प्रवेश किए हो, तो याद रखना कि यह नीतीश कुमार की मेहनत और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि आज बिहार विकास की प्रगति पर है। वहीं सीएम योगी ने बिहार के वजीरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं ने बिहार की जनता को धोखा दिया और नौजवानों का रोजगार छीन लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकारों में बिहार में सब कुछ चौपट था, जहां किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। योगी ने कहा कि ये लोग आपको जाति के नाम पर लड़ाते हैं, लेकिन असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को लूटा है। आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर राज्य की जनता के विकास के पैसे में अपना विकास किया है। बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ। वहीं औरंगाबाद पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक रोड शो किया, जो पुलिस लाइन से निकलकर जीटी रोड होते हुए धर्मशाला मोड़ पहुंची। इस दौरान रेखा गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी तीर विक्रम नारायण सिंह के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रेखा गुप्ता को देखने पहुंची और उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।